गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 2। हम देख रहे थे विज्ञान भाग 2 का पाठ 7वां परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह इस पाठ में हमने पिछली क्लास में परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या है ये देखा था। उसमें कौन से घटक पाए जाते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर हमने आहार जाल, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने ऊर्जा पिरामिड के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखने वाले हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या होता है जैव भू रासायनिक चक्र? आप सब जानते हो कि परितंत्र में ऊर्जा जो पाई जाती है, हमने देखा पिछले जो लेक्चर्स थे, पिछले जो क्लास थे, वीडियोस थे, उसमें हमने देखा कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। लेकिन एक दिशा में होने के बावजूद वो प्रवाह एक चक्र बनाता है, एक चक्र की तरह होता है। यानी कि ऊर्जा सूर्य से निकलकर वनस्पतियों तक पहुंचती है, वनस्पतियों से वो शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणी, सर्वभक्षी प्राणी और विघटन के बाद दोबारा वातावरण में पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार का ये पूरा ऊर्जा का एक चक्र है जो कि एक दिशा से होता है। प्रत्येक सजीव को वृद्धि के लिए पोषक द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है और ये पोषक द्रव्य जो है हमें मिलते हैं हमारे परितंत्र से। और दोबारा इन्हीं पोषक तत्वों में जो पाए जाने वाले घटक हैं वो हमारे या सजीवों के मृत्यु के बाद दोबारा परितंत्र में पहुंचाए जाते हैं। ये जो साइकिल बनती है यहाँ पर, ये जो चक्र बन रहा है, परितंत्र से लिया और दोबारा परितंत्र में पहुंचा दिया, इसी को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अब आप देख सकते हो कि जैव भू रासायनिक चक्र में जैव, भू और रसायन इन 3 घटकों का नाम आया है। जैव का मतलब होता है सभी सजीव, जीवित रहने वाले जो भी घटक है, जो जीते हैं, जीवित रहते हैं, सजीव जिसको कहा जाता है, वो आते हैं जैव में। भू यानी कि ज़मीन से संदर्भित होते हैं मिट्टी और मिट्टी में पाए जाने वाले अन्य घटक। रसायन यानी कि परितंत्र में जो गैस होती है, हवा होती है या अन्य प्रकार के जो रासायनिक घटक होते हैं जो जीवन के लिए या पोषक तत्वों के रूप में सजीवों द्वारा शोषित किए जाते हैं, ऐसे सभी रासायनिक घटक हमारी परितंत्र में पाए जाते हैं। यानी कि परितंत्र में सजीव, उसके बाद भू यानी कि ज़मीन में पाए जाने वाले घटक, मिट्टी और साथ साथ कुछ रासायनिक घटक भी पाए जाते हैं। और ये सभी घटक जैव, भू और रसायन तीनों घटक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अंत में ये सभी घटक दोबारा परितंत्र में लौटाए जाते हैं और इसी चक्र को कहा जाता है जैव भू रासायनिक घटक। जैव भू रासायनिक घटक में कुछ जैविक और कुछ अजैविक घटक पाए जाते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया। जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक यानी कि सभी सजीव,
और अजैविक घटक कौन से होते हैं? अजैविक घटक यानी कि मिट्टी, हवा और अन्य पदार्थ। अब आप जानते हो कि सभी जैविक घटक अजैविक घटकों पर निर्भर होते हैं और सभी अजैविक घटक जैविक घटकों के काम आते हैं, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतरण होता ही रहता है। शिलावरण, वातावरण, जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब ये जो जैविक घटक है, ये जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार का होता है। एक होता है वायु चक्र और दूसरा होता है अवसादन यानी कि भूचक्र। अब वायु चक्र और अवसादन यानी कि भूचक्र, इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। वायु चक्र का अर्थ ये है कि हमारे आसपास, हमारे परितंत्र में जो जैविक घटक होते हैं यानी कि जो अजैविक घटक होते हैं, जो कि वायु के यानी कि गैस के रूप में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको सजीव वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को सजीव शोषित करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद दोबारा ये वायु घटक जो होते हैं वो दोबारा परितंत्र में लौटाए जाते हैं। जैसे कि आप देखो, ऑक्सीजन जो है वो हम ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं? हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं परितंत्र से, वातावरण से। वातावरण में ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आता है वातावरण में ऑक्सीजन वनस्पतियों के उच्छ्वास से। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। ये ऑक्सीजन सजीवों द्वारा शोषित किया जाता है। सजीव इस ऑक्सीजन का वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास चला गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वनस्पतियों के पास। वनस्पतियाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने वृद्धि के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए करेगी। अब वनस्पति और मनुष्य दोनों के मृत्यु के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों घटक कहाँ पर मुक्त हो जाएंगे? दोबारा वातावरण में ही मुक्त हो जाएंगे। तो यही है आपका वायु चक्र। उसी प्रकार से अवसादन यानी कि भूचक्र। भूचक्र में आते हैं मृदा यानी कि मिट्टी और बड़े बड़े चट्टानें। अब इन मृदा यानी मिट्टी या चट्टानों में क्या पाया जाता है? लौह, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य घटक। ये सभी घटक जो होते हैं, जब हम मिट्टी में बीज बोते हैं, उससे पेड़ पौधे आते हैं, फसलें आती हैं, तो इन फसलों द्वारा और इन पेड़ पौधों द्वारा मिट्टी में पाए जाने वाले ये आवश्यक घटक शोषित किए जाते हैं और ये घटक दोबारा जो है हम अन्न के रूप में खाते हैं और ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं। हमारे और वनस्पतियों की मृत्यु के बाद ये घटक दोबारा ये घटक परितंत्र में लौटाए जाते हैं। इसी को कहा जाता है अवसादन यानी कि भूचक्र। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके यहाँ पे आपको किताब में 3 चक्रों के बारे में बताया गया है। भू रासायनिक चक्र के 3 उदाहरण दिए गए हैं। तीनों भी उदाहरण वायु चक्र से संबंधित है। पहला है इसमें कार्बन चक्र, उसके बाद है ऑक्सीजन चक्र और फिर नाइट्रोजन चक्र। ये तीनों चक्रों का उदाहरण आपको इस किताब में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन चक्र। कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु के पश्चात पुनश्च वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहा जाता है। यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड सजीवों तक पहुंचता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सजीवों के शरीर में स्टोर होता है। वहाँ पर उस कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में स्टोर होता है? तो अन्न के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि वो अन्न बनाने के लिए काम आता है। जब वनस्पतियों को शाकाहारी प्राणी खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रूपांतरण हुआ है कार्बनिक पदार्थों में या कार्बोज में, वो कार्बोज वनस्पतियों से, देखो दोबारा बताती हूँ मैं आपको। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, किसके लिए करती है? अन्न की निर्मित के लिए। जब वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन के इस संयोग को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों के अन्न के निर्माण में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोस पदार्थों में हो जाता है। इन वनस्पतियों को शाकाहारी प्राणी खाते हैं और ये कार्बनिक घटक शाकाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंचते हैं। और आगे का चक्र आपको पता है, शाकाहारी प्राणियों से ये कार्बनिक घटक मांसाहारी प्राणी, उनके पास से ये सर्वभक्षी प्राणी, इस तरह से आगे आगे चलता है। जब इन सबकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात दोबारा यही कार्बनिक घटक जो कि जटिल स्वरूप में है वो अब सरल स्वरूप में हो जाते हैं और दोबारा कार्बन वातावरण में पहुंचाया जाता है। यानी कि कार्बन को कहाँ से लिया गया था? वातावरण से लिया गया था, वायुमंडल से लिया गया था और फिर उसका जटिल रूप में रूपांतरण करके उसका ट्रांसफ़र किया गया एक सजीव से दूसरे सजीव की तरफ और फिर दोबारा इन सब के मृत्यु के बाद ये कार्बन कहाँ पहुँचाया गया? दोबारा वातावरण में ही यानी वायुमंडल में ही पहुँचाया गया। इसे ही कहा जाता है कार्बन चक्र, जो कि जैव भू रासायनिक चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ती हूँ तो आपके और समझ में आ जाएगा। हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोज पदार्थों में करती है। जो मैंने आपको बताया ना अभी अभी, ये कार्बोज पदार्थ कौन से होते हैं? तो प्रथिन यानी कि प्रोटीन और वसायुक्त यानी कि फैट्स जैसे कार्बनिक पदार्थों में उसका रूपांतरण किया जाता है। जब इन्हीं वनस्पतियों को शाकाहारी प्राणी खाते हैं और शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं तो यही जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्ष्य प्राणियों में होता है। यानी कार्बनिक पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक इस प्रकार से पहुंचाए गए। देखिए यहाँ पर अंत में जब इनकी मृत्यु हो जाती है यानी कि उत्पादक और भक्षक इनकी मृत्यु हो जाती है तो जीवाणु और फफूंदी इनका विघटन करके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करते हैं और इसी तरह से एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलता है और दोबारा यह कार्बन मृत्यु के पश्चात वायुमंडल में दोबारा पहुंचाया जाता है। आप यहाँ देखिए, आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कार्बन जो है वो पानी के साथ संयोग करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति उसका रूपांतरण ग्लूकोज में या कार्बनिक पदार्थों में करता है। जब इस कार्बनिक पदार्थों को दोबारा ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तब अगेन व्हाट हैपन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोबारा कार्बन रिलीज हुआ, यानी कार्बन यहाँ से चला और दोबारा यहाँ पर आकर रुक गया। तो ये चक्र इस प्रकार से चलता है और इसी को कहा जाता है कार्बन चक्र, जो कि जैव भू रासायनिक चक्र का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपको ये दोनों चक्र यहाँ पे समझ में आए होंगे। जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहा जाता है और कार्बन चक्र किसे कहा जाता है।
अगली क्लास में हम ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र का छोटा सा भाग बचा है वो देख लेंगे। तब तक आप सिखाए गए दोनों भागों को अच्छे से पढ़ लो। धन्यवाद।